लेट्स गो। अध्याय 1096 गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया। एक बार जब लिन युआन कांस्य क्रेन लेन पर पहुंचे तो उन्हें तुरंत समय के पीछे छोड़े गए आकर्षण और भावनाओं का एहसास हुआ। इस समय शुरुआती वसंत था और तुम के पेड़ों पर फूल खिल रहे थे। सर्दियों के अवशेष अभी भी मौजूद थे, लेकिन गली बेहद खूबसूरत लग रही थी। गली में छोटे घर लगभग 300 वर्ग मीटर के थे, जबकि बड़े घर लगभग 800 वर्ग मीटर के थे। कोई भी 1000 वर्ग मीटर से बड़ा नहीं था, लेकिन हर घर का अपना अनोखा डिज़ाइन होता था। जैसे ही कोई कांस्य क्रेन लेन से गुजरा, उसने कभी भी इधर उधर देखना और चारों ओर के दृश्य की प्रशंसा करना बंद नहीं किया। लिन युआन ने चलते हुए गली में सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जिंगो पत्तियों की कढ़ाई वाले स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने हुए थे और उनमें मूनस्टोन जड़े हुए थे। स्पिरिट क्यूई कपड़े नरम पीले पदार्थ से बने होते थे जो जिंगो के पत्तों और मूनस्टोन की सौम्यता और शांति को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से मेल खाते थे। हालांकि ये प्रतीत होने वाले सुरुचिपूर्ण स्पिरिट क्यूई कपड़े एक प्रमुख तरीके से एक साथ आए। इससे उन्हें पहनने वाला विशेष रूप से जीवन से भरपूर दिखाई देता है। स्पिरिट क्यूई कपड़ों ने लिन युआन को और भी अधिक अलग कर दिया और उसे एक युवा चेहरा दिया। इस स्पिरिट क्यूई कपड़े को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और वेन यू ने उनके डिज़ाइन में बहुत प्रयास किया था। ये भी पिनरू के उत्पादों में से एक था। घर लिन युआन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वह वहां से गुजर रहा था तो कई लोगों ने चुपके से उसकी तस्वीरें ले ली थीं और एक मोटी युवा लड़की ने तुरंत अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को स्टार वेब पर पोस्ट कर दिया। उसने पोस्ट की गई तस्वीर के शीर्ष पर शब्द लिखे, सड़क पर एक खूबसूरत लड़के से मुलाकात हुई। मैं इतनी महिला हूं कि उसके चेहरे की तस्वीर नहीं ले सकती, इसलिए मेरे पास केवल उसकी पीठ की तस्वीर है। मैं केवल उसके लुक्स के पीछे नहीं हूं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किस बुनकर ने अपने कपड़े बनाए और क्या वे किसी विशेष ब्रांड के हैं। मैं अपने पूर्व प्रेमी के लिए एक खरीदना चाहता हूं ताकि वह मेरे साथ वापस आने के लिए कह सके। लिन युआन से अनभिज्ञ वह ऐसा दृश्य बन गया था जिसका लोग आनंद ले रहे थे। इस युवा लड़की के पास फैगल्स का एक स्थिर समूह था क्योंकि वह अक्सर सुंदर लड़कों की तस्वीरें पोस्ट करती थी। लिन युआन की पीठ की तस्वीर ने जल्द ही सभी फैगल्स का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें लगा कि एक बार जब वे फोटो प्रिंट कर लेंगे तो सुंदर लड़का उनका हो जाएगा। लिन युआन की तस्वीर कुछ ही समय में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ फैगल स्पिरिट क्यूई कपड़ों से अच्छी तरह से परिचित थीं और वे स्पिरिट क्यूई कपड़ों में भी उतनी ही रुचि रखती थीं जो लिन युआन ने पहने हुए थे। 10 मिनट तक चलने के बाद लिन युआन ने उस पते की जांच की जो जोंगजी ने भेजा था। उसे यकीन था कि वह जल्द ही यूनिट 18 पर पहुंच जाएगा। उसी समय उसने अचानक पीछे से अपना नाम चिल्लाते हुए एक परिचित आवाज़ सुनी। हा, लिन युआन, मैंने सोचा कि मैं आखिरी बनूंगा। जल्दी करो, यदि आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि मुझे देर नहीं हुई है। लिन युआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गाओ फैंग हाथ में टोकरी लेकर उसकी ओर दौड़ रहा है। जब वह लिन युआन के पास पहुंचा तो गाओ फैंग ने टोकरी खोली जैसे कि वह कोई खजाना हो। लिन युआन ने अंगूठे के आकार की 8 छोटी भूरे और भूरी मछलियां देखीं। मछली सामान्य दिखती थी और उसमें गहरे भूरे रंग के दिल के आकार के पैटर्न थे। लिन युआन के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत 8 मछलियों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। एक बार जब उसका काम पूरा हो गया तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, वे 8 हॉट साउंड मछलियां हैं। लिन युआन हैरान था क्योंकि हॉट साउंड मछली बहुत दुर्लभ थी। यहाँ तक कि कुछ क्रिएशन मास्टर्स भी थे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा हॉट साउंड मछली तालाबों में पाई जाने वाली अन्य जंगली मछलियों से बहुत अलग नहीं दिखती थी। गाओ फैंग को उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन उन्हें एक नज़र में पहचान लेगा। लिन युआन की आंखें बहुत तेज थीं। गाओ फैंग ने मार्शल आर्ट स्टेज पर लिन युआन के प्रदर्शन के बारे में सोचा और सब कुछ ठीक होने लगा। लिन युआन ने गाओ फैंग को देखा और सोचा कि उसे हॉट साउंड फिश जैसी कीमती चीज़ कहाँ से मिली। हॉट साउंड फिश एक मछली की प्रजाति थी जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती थी और दिमाग को मजबूत कर सकती थी। इसका उपयोग आध्यात्मिक सामग्री के रूप में भी किया जा सकता है। हॉट साउंड फिश खाने के बाद व्यक्ति का दिमाग नकारात्मक प्रलोभन के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा। हालांकि लिन युआन के पास मोबियस का शांत दिमाग था और उसके पास हॉट साउंड फिश का ज़्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन वह हॉट साउंड फिश के मूल्य से इनकार नहीं कर सका। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, मेरे पिता ने इसे मुझे विंड मिस्ट सिटी से आउल लॉजिस्टिक्स के माध्यम से भेजा था। हॉट साउंड फिश की वजह से मैं इतने व्यस्त शेड्यूल पर था। चलो एक एक खाएं। जब हम भविष्य में रसातल दुनिया में कदम रखेंगे तो हम किसी राक्षस के प्रलोभन से प्रभावित नहीं होंगे और अपने दिमाग को नियंत्रित होने देंगे। लिन युआन को उनके शब्दों से गाओ फैंग की विशाल ईमानदारी का एहसास हो गया था। गाओ फैंग ने हॉट साउंड फिश को लाया था क्योंकि यह समूह के लिए फायदेमंद थी। पहले गाओ फैंग बू लैंग और जोंग जेड के साथ संबंध बनाने के लिए हॉट साउंड फिश लाते थे, लेकिन अब चूंकि वह राजघराने के एक सदस्य का शिष्य था, इसलिए उसे किसी की चाटुकारिता नहीं करनी पड़ती थी। इसका मतलब यह था कि गाओ फैंग ने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से उसके दिल की भलाई के लिए था।
लिन युआन ने गाओ फैंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, हमें देर नहीं हुई है। अभी भी 10 मिनट हैं। हमारे लिए जल्दबाजी करने के लिए यह पर्याप्त समय से अधिक है। जब लिन यान यूनिट 18 में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह गली का सबसे बड़ा घर नहीं था, न ही इसमें सबसे उत्तम सजावट थी। आंगन में लौकी, बांस और अंगूर उग रहे थे, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जा रही थी। कुछ पत्तियां सूखकर जमीन पर गिर गई थीं। हालांकि जिस तरह से जोंग जेड के यार्ड को डिज़ाइन किया गया था, उसमें एक आरामदायक एहसास था। यह आरामदायक एहसास अंदर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा कम करने पर मजबूर कर देगा। गु लैंग, लॉन ताओ, ली हुआन और सन निंगजियांग घर में एक लंबी जेड टेबल के आसपास बैठे थे। गु लैंग जोंगजी को गाओ फैंग और लिन युआन का स्वागत करने में मदद करने के लिए दौड़ा। जोंगजी मेजबान और शेफ थे। ऐसे में वह किचन फ्रेग्रेंस पैलेस के 300 व्यंजन बिना रुके पका रहे थे और उनके पास अपने मेहमानों का स्वागत करने का समय नहीं था। अध्याय 1097 वशीकरण की अनुभूति। गु लैंग जोंग जेड के साथ बड़ा हुआ था और उसने स्वाभाविक रूप से मेहमानों का स्वागत करने की भूमिका निभाई थी। जोंग जेड के घर के रास्ते में गु लैंग ने अपने विचारों को सुलझा लिया था। वह गोल्डन थेर्च बम्बू को छोड़ने को लेकर अनिच्छुक था, लेकिन अब वह उसका नहीं रहा। अब ये लिन युआन का था, जो उसका दोस्त था। उसे ऐसी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो लिन युआन की हो। लेकिन इसकी परवाह किए बिना जैसे ही उसने लिन युआन को देखा, उसे एक अनिच्छा महसूस हुई। गु लैंग ने बदसूरत भावनाओं को दूर किया और लिन युआन और गाओ फैंग से कहा, आओ आओ, मेरे द्वारा लाई गई बैम्बू लीफ वाइन आजमाएं। इस वाइन को बनाने के लिए मैंने 70 अलग अलग प्रकार की बांस प्रजातियों का उपयोग किया। बांस के प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखने के लिए मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया। ये बैम्बू लीफ वाइन केवल कुछ महीनों से किण्वित हो रही है, इसलिए यह बहुत अल्कोहलिक नहीं है। चाहे तुम कितना भी पी लो, तुम नशे में नहीं पड़ोगे। गु लैंग की प्रसन्न मुस्कान के बावजूद लिन युआन बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। लिन युआन ने सोचा, गु लैंग को अंदर से सचमुच दुख महसूस हो रहा होगा। लिन युआन ने पहले ही गोल्डन थेर्च बैम्बू को उसके असली मालिक को लौटाने का फैसला कर लिया था ताकि गु लैंग बैम्बू मोनाक के रास्ते पर चलना जारी रख सके। इस प्रकार लिन युआन ने गु लैंग से कुछ भी प्राप्त करने के लिए गोल्डन थेर्च बांस का उपयोग उत्तोलन के रूप में नहीं किया। चूंकि वे दोस्त बन गए थे, लिन युआन ने गोल्डन थर्च बैम्बू का बक्सा खोला और गु लैंग को दे दिया। हेयर यू गो, मैं इसे वापस कर रहा हूँ। गु लैंग स्तब्ध था और उसकी अभिव्यक्ति में अनिच्छा की सभी भावनाएं दिन की तरह स्पष्ट थीं। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंखें भर आई हैं और भावनाओं में बहकर उसका गला रुंध गया। गु लैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन थर्च बैम्बू उसके पास वापस आएगा। उसने सोचा कि अगर वह लिन युआन की जगह होता तो क्या वह भी ऐसा ही करता। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वापसी शब्द बहुत उपयुक्त नहीं लगा क्योंकि यह लिन युआन का था। लिन युआन ने केवल इतना कहा था कि वह विनम्र होने के लिए गोल्डन थेर्च बांस को उसके मालिक को लौटा रहा था। लिन युआन सिर्फ गु लैंग की भावनाओं की तलाश कर रहा था। गु लैंग ने लिन युआन की आंखों में गहराई से देखा, जैसे कि वह लिन युआन ने जो किया उसकी स्मृति को हमेशा के लिए अपने दिमाग में जला देना चाहता था। गु लैंग हमेशा अंतर्मुखी था, लेकिन वह लिन युआन के कंधे को जोर से थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, मेरे अच्छे भाई, मैं तुम्हें जितना धन्यवाद दूं, कम है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैंने इसे आपको वापस नहीं किया तो न केवल आप आराम से खाना खा पाएंगे, बल्कि मैं भी खा सकूंगा। उसने गु लैंग के कंधे को थपथपाया और बांस के पत्ते वाली वाइन का एक कप डाला। उसी समय लियू जी एक ट्रे पकड़कर रसोई से बाहर चली गईं। जब उसने लिन युआन को देखा तो लियू जी ने जल्दी से ट्रे को मेज पर रख दिया और कहा, लिन युआन, जोंगजी वास्तव में खाना पकाने में अच्छा है। लिन युआन ने भौहें उठाईं। उन्होंने लियू जी को ये कहते हुए याद किया कि वह अपने खाना पकाने के कौशल को जोंग जेड के खिलाफ रखना चाहते थे। लियू जी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जोंगजी का खाना पकाने का कौशल लियू जी से थोड़ा बेहतर था। ट्रे पर प्रत्येक प्लेट सुंदर व्यंजनों से भरी हुई थी और प्रत्येक प्लेट इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति कुछ निवाले के साथ पकवान को खत्म कर सकता था। लिन युआन ने पहले स्पिरिट फूड पवेलियन में कुछ व्यंजन देखे थे, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी का भी ऑर्डर नहीं दिया था। अब वह उन सभी को आजमा सकता था। लियू जी रसोई में लौट आई और जोंगजी जल्द ही दूसरी ट्रे लेकर बाहर चले गए। कुछ बार अंदर और बाहर घूमने के बाद लियू जी और जोंगजी ने अंततः सभी 300 व्यंजन परोसना समाप्त कर दिया। उसी समय हवा का एक झोंका आया और लिन युआन के कपड़े जोंगजी की दिशा में उड़ गए। जोंगजी ने तुरंत उस गंध को उठाया जिसने उसकी पूरी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गंध ने जोंगजी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर बार जब उसे गंध का एहसास होता तो वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाता। मेज के शीर्ष पर बैठने के बजाय जोंगजी ने खुद को लिन युआन के ठीक बगल में बैठाया जहां लियू जी को बैठना था। जोंगजी की हरकतों से लियू जी पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे।
लेकिन चूंकि जोंगजी का उठने का कोई इरादा नहीं था, लियूजी ने झुंझलाहट से अपना सिर हिलाया और मेज के शीर्ष पर बैठ गए। लिन युआन को एहसास हुआ कि जोंगजी भोजन के दौरान उस पर नजरें चुरा रहा था। लिन युआन की भौहें हिल गईं और उसने सहजता से अपने मुंह के कोने को कई बार छुआ, कहीं वहां कुछ फंस न गया हो। बैम्बू लीफ वाइन के कुछ कप के बाद समूह ने गुट पर चर्चा शुरू कर दी। वे वीडियो कॉल पर उचित चर्चा नहीं कर सके, लेकिन अब वे वास्तविक जीवन में मिल रहे थे। चर्चा आसानी से और जल्दी से हो गई। उन्होंने पहले ही अपनी भूमिकाएं और स्वामित्व हिस्से अलग कर दिए थे। अब वे केवल अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विवरण में जा रहे थे। लॉन्ग ताओ के मन में एक विचार आया और उन्होंने पूछा, लिन युआन, आप उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन कब ला पाएंगे? जब हम रसातल दुनिया में कदम रखते हैं तो अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करना बेहद आसान होना चाहिए। लिन युआन को पता था कि लॉन्ग ताओ को डर था कि वे समय पर अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री को शांत नहीं कर पाएंगे। कक्षा 6 की रसातल आयामी दरार के आधिकारिक तौर पर खुलने में अभी भी कुछ समय था। इस समय के दौरान लिन युआन की 50 क्वेश्चन बीस्ट्स की टीम को सफलतापूर्वक शीर्ष कक्षा 3 क्रिएशन मास्टर्स में पोषित किया गया होगा। अब जबकि जीनियस के पास 8 कनेक्टेड टेल्स हैं, तो यह अन्य 50-100 प्रश्न वाले जानवरों का भी पोषण कर सकता है। जैसे लिन युआन ने उत्तर दिया, मैं रसातल दुनिया में प्रवेश करने से पहले पहले महीने के लायक उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों को तैयार करने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि आपको उन उच्च श्रेणी के संसाधनों की एक सूची प्रदान करनी होगी जिनकी आपको आवश्यकता होगी। मैं सूची के अनुसार औषधि, स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती, कांस्य, महाकाव्य फे और अन्य उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधन तैयार करूंगा। लॉन्ग ताओ लिन युआन के पास मौजूद उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की मात्रा से हैरान थे, लेकिन साथ ही वह सहज भी थे। भोजन के दौरान जोंगजी ने बढ़ते संदेह के साथ गु लैंग को देखा। पहले ये गु लैंग ही था जिसे इस बात पर संदेह था कि जोंगजी लिन युआन के साथ इतना मित्रतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा था। लेकिन अब जोंगजी उलझन में था कि गु लैंग और लिन युआन अचानक इतने करीब क्यों आ गए। उन्होंने भोजन के दौरान अपने सहयोग को पूरी तरह से तय कर लिया और उन सभी ने व्यक्त किया कि उनका अपना हिस्सा जल्द ही तैयार हो जाएगा। अध्याय 1098 आकस्मिक संबंध। लियू जी सबसे स्वतंत्र व्यक्ति थे क्योंकि उनके योगदान को लिन युआन के योगदान के साथ जोड़ दिया गया था। भोजन के दौरान जोंगजी 8 हॉट साउंड मछलियों को समूह के लिए मिठाई बनाने के लिए रसोई में ले आया। लिन युआन, लियू जी, गाओ फैंग, लॉन्ग ताओ, ली हुआन और सन निंगजियांग सभी ने बिना किसी रोक टोक के 300 व्यंजन खा लिए। यहाँ तक कि नकचढ़े लियू जी को भी 300 व्यंजनों में कोई समस्या नहीं मिली। हालांकि लियू जी ने स्वीकार किया था कि जोंगजी का खाना पकाने का कौशल अच्छा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार स्वीकार कर रहे थे। लियू जी को लगा कि जोंगजी भी लियू जी के व्यंजनों के अनूठे स्वाद को दोबारा नहीं बना सकता। जोंगजी मिठाइयाँ लेकर रसोई से बाहर निकलने के बाद लियू जी का फ़ोन बजने लगा। जब लियू जी ने स्क्रीन चेक की तो उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने लिन युआन से फुसफुसाकर कहा, दूसरा पक्ष अपनी चाल चल रहा है। लिन युआन की आंखें सिकुड़ गईं। झेंग परिवार निश्चित रूप से स्काई सिटी के साथ रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई शुरू करने के लिए उत्सुक था। झेंग परिवार के मुखिया को कल रात ही इंडिगो अज्योर सिटी पहुंचना था। लिन युआन ने लियू जी की ओर अपना सिर हिलाकर उन्हें इस मामले का जिक्र न करने का संकेत दिया। हालांकि ये स्पष्ट था कि लियू जी ने कॉल में कुछ जरूरी खबरें सुनी थीं। लियू जी ने खुद को खबर रोकने के लिए मजबूर किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोंगजी और गु लैंग ने लियू जी की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखा था। हालांकि लियू जी इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे और जोंगजी और गु लैंग ने भी नहीं पूछा। लियू जी की कॉल बस एक छोटा सा अंतराल था। सबका पेट भरने के बाद हर थाली खाली थी। उनके जाने से पहले सभी ने जोंगजी को अपने उपहार दिए। फारवे मैंशन से वापस लौटने से पहले लिन युआन ने ब्लैकी को बुलाया और लियू जी को ब्लैकी की पीठ पर खींच लिया। जोंगजी ने तुरंत उपहार नहीं खोले। इसके बजाय उसने उसे खिलाने के लिए फिएरी स्काई हो को बुलाया। जिस क्षण फिएरी स्काई हो को बुलाया गया, उसने ब्रोकेड बॉक्स छीन लिया जो लिन युआन ने जोंगजी को दिया था। आमतौर पर जोंगजी ने फायरी स्काई हो को वह सब कुछ दिया होता जिसके साथ वह खेलना चाहता था, लेकिन चूंकि यह आइटम लिन युआन से आया था, जोंगजी ने फायरी स्काई हो को ब्रोकेड बॉक्स लाने का आदेश दिया। जैसे ही उसने बॉक्स खाली किया, जोंगजी बेहोश हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन युआन ने उसे हेवनली मैडन स्लीप मोती दिया था। यहाँ तक कि शेफ सुप्रीम भी इस बाहरी परत के साथ एक मौलिक मोती का पोषण नहीं कर सका। फिएरी स्काई हो में अपने शरीर में अग्नि तत्व की शुद्धता बढ़ाने के लिए संपर्क में आए अग्नि तत्वों का उपयोग करने की क्षमता थी। हेवनली मैडन स्लीप मोती में अग्नि तत्व 100% था। अग्नि प्रकार के हेवनली मैडन स्लीप मोती के साथ फिएरी स्काई हो के शरीर में अग्नि तत्व को इसकी वर्तमान 96% शुद्धता से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। इससे फिएरी स्काई हो की शक्ति आसमान छूने लगेगी।
एक बार जब फिएरी स्काई हो के शरीर में अग्नि तत्व 100% तक पहुंच गया तो ये शीर्ष श्रेणी की अजीब लपटों को अवशोषित करने के लिए 8 अग्निशोधन का उपयोग करने में भी सक्षम होगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन युआन, जो वर्तमान में ब्लैकी की पीठ पर सवार था, को नहीं पता था कि अग्नि प्रकार के हेवनली मेडन स्लीप मोती का जोंग जेड के लिए इतना महत्व था। अगर उसे पता होता तो वह जोंग जेड के लिए खुश होता। अतीत में लिन युआन को चिंता रही होगी कि जोंग जेड के हाथों में हेवनली मेडन स्लीप मोती छोड़ने से शेफ सुप्रीम का ध्यान आकर्षित होगा। लेकिन अब लिन युआन को इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चंद्रमा महारानी के पास अब शुद्ध आत्मा थी कि उसने स्पिरिट माउथ चपरासी को खाना खिलाया था। भविष्य में स्पिरिट माउथ चपरासी में शुद्ध आत्मा क्यूई चंद्रमा महारानी को मजबूत करने के लिए एक और संसाधन बन जाएगी। हेवनली मेडन स्लीप मोती विज्ञापन का एक रूप हो सकता है जिसे वह मून एम्प्रेस की ओर से बना रहा था। जोंगजी ने हेवनली मेडन स्लीप मोती को एक घंटी में रखा और इसे फिएरी स्काई हो की गर्दन के चारों ओर लटका दिया। उस समय लियू जी ने धीमी आवाज में कहा, लिन युआन, कॉल स्पिरिट गार्ड्स का था। उन्होंने कहा कि जिन विशेषज्ञों को जेंग परिवार रक्त संधि की अंतिम लड़ाई के लिए भेज रहा है, उनमें एक शोध श्रेणी का विशेषज्ञ भी है। उन्होंने इस पर गौर किया और पाया कि खोज श्रेणी विशेषज्ञ मियाओ झेनशान के साथ तब से हैं जब वे छोटे थे। उसका नाम हान तियानहे है। हान तियानहे का मुख्य संघर्ष क्रिएशन इव तक पहुंच गया है। लिन युआन अभिव्यक्तिहीन रहा, लेकिन उसका दिमाग गतिविधि से भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मियाओ परिवार जेंग परिवार को रक्त संधि की अंतिम लड़ाई के लिए एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ प्रदान करेगा। इस खबर से लिन युआन को अतीत में पूरी तरह नुकसान उठाना पड़ा होगा। लेकिन अब जब उसके पास अदृश्य दानव था, जिसके पास संप्रभु, लिन युआन, मैं मिडनाइट पैलेस के यंग लीज के रूप में अपनी पहचान का उपयोग क्यों नहीं करता और रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के दिन मियाओ परिवार से क्यों नहीं मिलता। मियाओ परिवार के सभी विशेषज्ञ निश्चित रूप से मेरी अगवानी के लिए वहां मौजूद रहेंगे। इस तरह हान तियानहे को घर पर ही रहना होगा, भले ही उसने पहले ही अपनी भागीदारी दर्ज करा दी हो, लियू जी ने कहा। जब लियू जी बोल रहे थे तो उनकी भौहें तनी हुई थीं क्योंकि यह कोई फुलप्रूफ योजना नहीं थी। अगर मियाओ परिवार ने हान तियानहे को घर पर नहीं रहने देने का फैसला किया और उसे जेंग परिवार की मदद करने की अनुमति दी तो वे बर्बाद हो जाएंगे। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। बड़े भाई लियू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि मियाओ परिवार जेंग परिवार की रक्त संधि की अंतिम लड़ाई में मदद करने के लिए और अधिक दार्शनिक वर्ग के विशेषज्ञों को भेजने में सक्षम होगा। लियू जी की असमंजस की स्थिति को देखते हुए लिन युआन ने उसकी परछाई की ओर देखा और कहा, अदृश्य दानव, हम इस रक्त संधि की अंतिम लड़ाई के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। जैसे ही लिन युआन बोला, उसकी परछाई से कर्कश आवाज आई, जो आपको अच्छा लगे, मास्टर। अदृश्य दानव ने भी अपनी आभा जारी की। जब लियू जी ने अदृश्य दानव की आभा को महसूस किया तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन हान तियानहे के सॉवरेन वी क्रिएशन इफ ए के खिलाफ सामना करने के लिए उत्सुक था। एक बार जब पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने क्रिएशन ब्रीड फे में विश्व स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया तो इसका परिणाम तुरंत एक नई तलवार कौशल में हो सकता है। लियू जी और लिन युआन के हवेली लौटने के बाद लिन युआन ने वेन यू को स्काई सिटी की ओर से जेंग परिवार के रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए कहा। अध्याय 1099 पागल भाग्यपत्र। अन्य लोग इसे रक्त संधि अंतिम लड़ाई के दौरान जेंग परिवार द्वारा स्काई सिटी को गंभीरता से नहीं लेने के रूप में देखेंगे। उस समय स्काई सिटी को जवाब देने की जरूरत थी। ये साबित करने में खुशी हुई कि वे जेंग परिवार के प्रति समर्पण नहीं कर रहे थे। ये पहली बार था कि कोई गुट सार्वजनिक रूप से स्काई सिटी को निशाना बना रहा था और यह स्काई सिटी के लिए अपने नुकीलेपन को उजागर करने का सबसे अच्छा समय था। ये केवल जेंग परिवार को एक मजबूत प्रतिक्रिया प्रदान करके और रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के दौरान भयानक शक्ति प्रदर्शित करके ही था कि स्काई सिटी उन सभी की आशाओं को कुचलने में सक्षम होगी जो उन्हें निशाना बनाने के बारे में सोच रहे थे। कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड की स्थिति एक अच्छा उदाहरण थी। एक शीर्ष गुट के रूप में कंडेंस फेयरी ऑर्चर्ड के पास शक्ति की कमी नहीं थी। हालांकि वे हमेशा मियाओ परिवार के प्रति अपना सिर नीचा रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अनुभवी गुट उन पर हमला करने के विचार रखते थे। स्काई सिटी ने केवल अपने क्रिएशन मास्टर संसाधनों को प्रदर्शित किया था। हालांकि किसी गुट के लिए बिना किसी मार्शल फोर्स के केवल उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों का प्रदर्शन करना पर्याप्त नहीं था। स्काई सिटी के लिए यह मजबूत स्थिति हासिल करने का अच्छा मौका था। इसके अलावा लिन युआन ने जेंग का युआन को उत्तेजित करने के लिए स्काई सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेन यू को नियुक्त किया था। वह चाहता था कि जेंग का युआन स्काई सिटी के त्वरित उत्तर से चिंतित हो और मियाओ परिवार से और अधिक विशेषज्ञों की मांग करे। मियाओ परिवार के सभी शोध श्रेणी विशेषज्ञ लिन युआन के लिए चमकदार विश्व स्रोत क्रिस्टल थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लिन युआन के लिए अधिक वर्ल्ड सोर्स क्रिस्टल हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका था और वह एक ही बार में जितना संभव हो उतना हासिल करना चाहता था।
वेन यू द्वारा जेंग परिवार के रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई को स्वीकार करने के लिए स्काई सिटी का प्रतिनिधित्व करने के बाद खबर तेजी से फैल गई। ये रॉयल कैपिटल में वर्ष की पहली रक्त संधि अंतिम लड़ाई थी। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही रक्त संधि अंतिम लड़ाइयाँ होती थीं। पिछली शताब्दी में गुटों ने आपसी समझ हासिल कर ली थी और वे सभी कुछ हद तक एक दूसरे को जानते थे। इसलिए कमज़ोर लोगों को अपनी रक्षा करने के लिए मामले को रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई तक बढ़ने से रोकने के लिए स्थिति को हल करने की पहल करनी होगी। यही कारण था कि इंडिगो अज्योर सिटी के 3 दिग्गज गुट वर्षों से झगड़ते रहने के बावजूद अभी तक अंतिम लड़ाई के मैदान में नहीं लड़ पाए थे। आमतौर पर रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई उभरते गुटों के बीच होती थी जिन्होंने हाल ही में अपना नाम कमाया था और विस्तार करने के लिए उत्सुक थे। वे अकेले थे जो ऐसा जोखिम उठा सकते थे। एस टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था और रेडियंस फेडरेशन में ये साल का सबसे रोमांचक समय था। बहरहाल इसे बड़ी खबर माना गया कि एक अनुभवी गुट जो रॉयल कैपिटल से नहीं आया था और एक गुट जिसे अभी तक रैंक नहीं दिया गया था, एक रक्त संधि अंतिम लड़ाई में शामिल हो रहे थे। ऐसे बहुत कम रक्त संधि अंतिम झगड़े थे जिनमें अनुभवी गुट शामिल थे, विशेष रूप से जेंग परिवार जैसा गुट जिसके पास समर्थन का एक स्रोत और एक ठोस आधार था। जेंग परिवार एस टूर्नामेंट से इतना ध्यान हटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुख्य कारक स्काई सिटी था। स्काई सिटी हाल के महीनों में शांत थी और लिन युआन को स्काई सिटी के स्टार वेब निजी गुट क्षेत्र से कोई परेशानी नहीं थी। वेन यू ने लिन युआन के निर्देशों के अनुसार स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र का प्रबंधन किया। सी ब्लिस क्लान, कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और विभिन्न शहरों के गार्डों के साथ स्काई सिटी का सहयोग सभी विवेकपूर्वक किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि स्काई सिटी के मुख्य सदस्यों ने कोई कदम नहीं उठाया था, फिर भी स्काई सिटी लोकप्रियता रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थानों पर बनी रही। स्काई सिटी का निजी गुट क्षेत्र एक सामान्य विषय था। इसके अलावा स्काई सिटी की शुरुआत बेहद विनम्र रही थी और लिन युआन द्वारा सावधानीपूर्वक इसे ढालने के बाद ही उन्होंने धूम मचाई। अब स्काई सिटी एक गुट बन गया था जो सैकड़ों कांस्य महाकाव्य फे से सजाया गया था। मेज पर कांस्य लीजेंड शपथ लिली भी थी। इसके परिणामस्वरूप स्काई सिटी की अत्यधिक लोकप्रियता हुई। हर दिन एक कांस्य महाकाव्य फे का उत्पादन करने वाले कस्टम की पेशकश ने केवल लोकप्रियता में इजाफा किया। लिन युआन फेस के विकास को लेकर बहुत गंभीर थे। इस प्रकार वह फी ब्लडलाइन विकसित करने में मदद करने के लिए भी तैयार था जब तक कि यह अत्यधिक थकाऊ न हो। जब फी कांस्य ग्रेड में विकसित हुई तो उन्होंने 3 विशिष्ट कौशलों में से एक को भी चुना। इसके परिणामस्वरूप 90% ग्राहक स्काई सिटी की सेवाओं से प्रसन्न हुए और स्काई सिटी के दीवाने बन गए। जब भी संभव हुआ उन्होंने स्टार वेब पर स्काई सिटी का प्रचार किया। वे ये दिखाने के लिए कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, गर्व से अपने कस्टम निर्मित फे भी दिखाते थे। इसके परिणामस्वरूप कई लोग भाग्य पत्र पाने के लिए कतार में शामिल हो गए। प्रतिदिन दिए जाने वाले सौभाग्य पत्र एक लोकप्रिय वस्तु थे। यहाँ तक कि कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने असफल भाग्य पत्रों को दोबारा बेच दिया। लिन युआन ने एक असफल फेट लेटर के लिए केवल $10,000 रेडियंस डॉलर का शुल्क लिया, लेकिन इसे $50,000 रेडियंस डॉलर में दोबारा बेचा जा सकता था। ये असफल भाग्य पत्र बेहद लोकप्रिय थे। इसके अतिरिक्त स्काई सिटी असफल भाग्य पत्रों को एकत्र नहीं करेगा और उन्हें स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति देगा। ये कहा जा सकता है कि स्काई सिटी के भाग्य पत्रों में से एक को हथियाना उसे अमीर बनाने का मार्ग था। स्टार वेब पर हर कोई फेट लेटर्स का दीवाना हो रहा था। भाग्य पत्रों में से एक को पकड़ने वाले अधिकांश लोग स्काई सिटी की विजिटर रैंकिंग में थे। चूंकि विभिन्न कारकों ने स्काई सिटी की लोकप्रियता में योगदान दिया, स्काई सिटी स्टार वेब पर एक गर्म विषय बन गया। इसके अलावा स्काई सिटी बहुत खुला था और इसमें उतने नियम नहीं थे जितने अन्य निजी गुट क्षेत्रों में थे। बहुत से लोग जानते थे कि भले ही उन्हें भाग्य पत्र नहीं मिल सका, फिर भी वे दृश्य की प्रशंसा करने के लिए स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में जाना चाहते थे। आसन रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई में अनगिनत लोग स्काई सिटी के लिए चिंतित थे। इतने लंबे समय तक फेट लेटर्स को हथियाने के बाद उनके मन में स्काई सिटी के लिए भावनाएं बढ़ गई थीं और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जेंग परिवार जैसा अनुभवी गुट स्काई सिटी के संसाधनों पर कब्जा करने पर कांस्य महाकाव्य फे का कस्टम निर्माण जारी रखने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब यह था कि अब कोई भाग्य पत्र नहीं होगा। अध्याय 1100 ब्लू नाइट्स विजेट। यह उन सभी की आशाओं को कुचल देगा जो स्काई सिटी के भाग्य पत्रों में से एक प्राप्त करके अमीर बनना चाहते थे। जैसे स्टार वेब पर जेंग परिवार पर हमला करने और स्काई सिटी के लिए चिंता व्यक्त करने वाली पोस्टें बढ़ गईं। लिन युआन, लियू जी और वेन यू इससे पूरी तरह बेखबर थे। वेन यू द्वारा स्काई सिटी की ओर से जेंग परिवार की रक्त संधि अंतिम लड़ाई को स्वीकार करने के बाद हवेली में रक्त संधि अंतिम लड़ाई के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। मुलाकात बेहद साधारण रही। लिन युआन ने एंडलेस समर और जो लुओ को भाग लेने देने का फैसला किया। लड़ाई के दौरान अदृश्य दानव जो लुओ की छाया में छिपा रहेगा। प्रारंभ में उनका इरादा किलफूट स्काई बटरफ्लाई को भाग लेने के लिए भेजने का था। हालांकि जब उन्होंने दलदली दुनिया के अप्रत्याशित खतरों के बारे में सोचा तो उन्होंने अंततः किलफूट स्काई बटरफ्लाई को नहीं भेजने का फैसला किया।
लिन युआन का इरादा जोऊ लुओ को बाहर भेजने का नहीं था, लेकिन उसने स्वयंसेवकों की मांग की थी और जोऊ लुओ ने अप्रत्याशित रूप से सुझाव दिया था कि वह लड़कर उत्साह की खोज करना चाहता था। लिन युआन को यह आश्चर्यजनक लगा। क्या जोऊ लुओ इतना एड्रेनालाइन दीवाना था? वह जोऊ लुओ के अनुरोध पर सहमत हुए। लिन युआन द्वारा अपनी योजनाएं पूरी करने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। समूह को रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई के लिए परसों उपस्थित होना था। बैठक समाप्त होने से पहले लिन युआन ने लियू जी से कहा, बिग ब्रदर लियू, आपको स्वयं मियाओ परिवार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन पर कुछ दबाव डालें ताकि वे घबरा जाएं। लियू जी को तुरंत पता चल गया कि लिन युआन का क्या मतलब है। हालांकि लियू जी एक गुट को प्रबंधित करने में कुशल नहीं थे, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं थे। लिन युआन ने पहले ही जेंग का युआन के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने गार्डिये बैंक्वेट में जेंग का युआन को अपने समूह में शामिल किया और अपना संपर्क विवरण दिया, मियाओ परिवार पर दबाव डालकर वह साबित कर देगा कि उनके रिश्ते को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। लियू जी के बिना चिंतित मियाओ परिवार स्वाभाविक रूप से लिन युआन की ओर रुख करेगा। लिन युआन को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें जेंग का युआन पर निर्भर रहना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे जेंग का युआन को मियाओ परिवार के भीतर अधिक प्रभाव मिलेगा। जेंग का युआन निस्संदेह स्काई सिटी द्वारा रक्त समझौते की अंतिम लड़ाई की त्वरित स्वीकृति से प्रेरित था। लियू जी द्वारा मियाओ परिवार पर दबाव डालने के बाद जेंग का युआन मियाओ परिवार के एक अन्य शोध श्रेणी विशेषज्ञ के रूप में और अधिक सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ की हानि मियाओ परिवार के लिए एक गंभीर झटका होगी। यदि उन्होंने 2 पुरातत्व श्रेणी के विशेषज्ञों को खो दिया, तो मियाओ परिवार को फिर से उठने से पहले 20 साल के लिए पीछे हटना होगा। लिन युआन, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे तुरंत देखूंगा। लिन युआन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुसीबत में जाने के लिए धन्यवाद, बिग ब्रदर लियू। लियू जी के जाने के तुरंत बाद लिन युआन लिसन को कॉल करने वाला था और उसे किन लून और किन यू को भेजने के लिए कहने वाला था। लेकिन उसी समय फैन जियानई ने फ़ोन किया। लिन युआन ने भौहें उठाईं। उन्होंने फैन हेनशेंग के साथ संपर्क विवरण का आदान प्रदान किया था, क्योंकि वह गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पल व्यापार और वॉमसन फंड के संबंध में उनकी साझेदारी को संभालेंगे। ये फैन हेनशेंग होना चाहिए जो उसे बुला रहा था, लेकिन चूंकि कॉल फैन जियानई की ओर से आ रही थी, इसका मतलब था कि मामला फैन हेनशेंग के अधिकार से परे था। एकमात्र मामला जो फैन हेनशेंग के अधिकार से परे होगा वह पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस होगा। लिन युआन ने फ़ोन उठाया और मन ही मन सोचा कि वह सही था। लॉर्ड लिन युआन, क्या मैं आपसे मिलने के लिए ब्लू नाइट ला सकता हूँ? ब्लू नाइट आपसे आमने सामने बात करना चाहता है और पोलर नाइट ब्लू स्काई जानवर पैटर्न वाले 2 युवा लड़कों से मिलना चाहता है। मैंने आपके लिए सभी चीज़ें भी तैयार कर ली हैं, मैं उन्हें यात्रा के दौरान भी ला सकता हूँ। लिन युआन खुशी से सहमत हो गया। पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन दुर्लभ बिच्छू प्रजाति के जानवरों में से एक था जो अपने बच्चों की देखभाल करता था। इसका मतलब ये था कि पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियंस के पिता और माता दोनों ही अपने बच्चों की गहरी देखभाल करते थे। ये प्यार उनकी रक्तधारा में रचा बसा था और मजबूत होता गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन अपने बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करता था जैसे मनुष्य अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। चूंकि यह मामला उनके बच्चों से संबंधित था, पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन के माता पिता बेहद चिंतित थे। हालांकि किन लून और किन यू कुशल नहीं थे, लेकिन उनके पास पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न थे। इस प्रकार ब्लू नाइट का स्वयं आना और दौरा करना ठीक था। फैन लिंगलों के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन युआन ने लिसन को फ़ोन किया और उससे किन लून और किन यू को लाने के लिए कहा। किन यू ने अभी तक अपने पोलर नाइट ब्लू स्काई स्कॉर्पियन जानवर पैटर्न को आधिकारिक तौर पर जागृत नहीं किया था। कुछ ही समय बाद सुनो व्यक्तिगत रूप से किन लून और किन यू को लिन युआन के पास लाया। लिन युआन ने देखा कि किन लून पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। हालांकि उसकी शक्ल अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों का अंधेरा गायब हो गया था। बल्कि किन यू की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था कि लिसन को पहले से ही किन यू को पढ़ाने वाला कोई मिल गया था। किन यू तुरंत खुशी से लिन युआन पर झपटा और कहा, बड़े भाई, मेरे भाई को ठीक होने में मदद करने के लिए धन्यवाद। किन यू ने सच्ची कृतज्ञता के साथ बात की। जब किन यू किन लून के लिए दवा खरीद कर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि किन लून पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसने किन यू को अपूर्व खुशी से भर दिया था। हालांकि किन यू युवा थे, लेकिन उन्होंने कई चीज़ों को समझने के लिए जीवन की बाधाओं का पर्याप्त अनुभव किया था। चूंकि वह अपने भाई के शरीर को हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते देख रहा था, उसे लगातार डर लग रहा था कि उसका भाई मर जाएगा। इसलिए वह अपने भाई के साथ बिताए हर दिन को मूल्यवान समझता था। जब किन लून अचानक ठीक हो गया तो किन यू को पता था कि वह अपने भाई के साथ अपना जीवन साझा करना जारी रख सकता है और उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तब से वह लिन युआन को उचित रूप से धन्यवाद देना चाहता था। हालांकि वह बहुत कुछ नहीं कर सका, फिर भी वह अपना आभार व्यक्त करना चाहता था।
लिन युआन ने धीरे से किन यू के बालों को बिखेरा और किन यू की ओर देखा। वह नीचे झुका और सिनेबार स्वीट ओस्मानथस अमृत से बनी कुछ मिठाइयाँ निकाली और किन यू के हाथ में रख दीं। युवा मास्टर, मैंने किन लून को लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से परिचित होने में मदद की और उसे कई लोगों से मिलवाया। हालांकि ऐसा लगता है कि किन यू को प्रकाश के प्रति बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया है, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है। इसके बजाय मैंने उसे पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों को नियुक्त किया। किन यू बहुत होशियार और मेहनती है। वह बहुत तेजी से सीख रहा है। उसे इस वर्ष रैडबर्ड बिगिनर स्पिरिट क्यूई अकादमी वर्ष 2 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने का मौका मिलना चाहिए। अगले साल तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनो ने कहा। लिन युआन ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि किन यू चतुर और मेहनती था। आमतौर पर जिन बच्चों को शिक्षा से अवगत नहीं कराया गया था, उन्हें सीखने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता था।